चलिए एक कल्पना से शुरू करते हैं। सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कोई सरकार नहीं है, कोई कानून नहीं, कोई पुलिस भी नहीं। अब ऐसे में 17वीं शताब्दी के एक विचारक थे, थॉमस हॉब्स। हम्म। उनका कहना था कि इस हालत में हम इंसानों की जिंदगी अकेली, लाचार, घिनौनी, जानवरों जैसी और छोटी होगी। मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि कोई कोई इस नतीजे पर पहुंचता कैसे है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हॉब्स कोई अपने समय के बहुत लोकप्रिय विचारक नहीं थे, बल्कि उन्हें तो मैलम्सबरी का दैत्य तक कहा जाता था, द मॉन्स्टर ऑफ मैलम्सबरी। अच्छा, दैत्य। हाँ, क्योंकि उनके जो विचार थे वो इतने तीखे थे कि वो दोनों तरफ के लोगों को चुभते थे। एक तरफ तो उन्होंने आम जनता के शासन की जो धारणा होती है उसे खारिज कर दिया, तो संसद के समर्थक नाराज हो गए होंगे। जाहिर है, और दूसरी तरफ उन्होंने राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को भी नकार दिया। डिवाइन राइट ऑफ किंग्स वाली बात को। जी, तो उससे राजशाही के समर्थक भी उनके दुश्मन बन गए। वो एक तरह से हर किसी के लिए खतरा थे। तो फिर चलिए आज इसी जटिल विचारक के मन में उतरते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने उनके राजनीतिक दर्शन को ऐसा आकार दिया, और मानव स्वभाव के बारे में उनकी क्या धारणा थी जिसने उन्हें एक शक्तिशाली, एक मजबूत शासक की जरूरत के निष्कर्ष तक पहुंचाया। हाँ, और इसकी शुरुआत उनके दौर से ही करनी होगी। हॉब्स का जीवन एक बहुत ही उथल-पुथल भरे दौर में बीता। वो तब पैदा हुए जब इंग्लैंड पर स्पेनिश आर्माडा के हमले का खतरा मंडरा रहा था। सोचिए, जन्म से ही एक डर का माहौल। और उन्होंने तो अपने जीवन में अंग्रेजी गृहयुद्ध भी देखा। बिल्कुल, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जब व्यवस्था टूटती है, जब समाज बिखरता है तो क्या होता है। इस खून खराबे और अराजकता का उनके सोचने के तरीके पर बहुत बहुत गहरा असर पड़ा। लेकिन सिर्फ राजनीतिक उथल-पुथल ही तो नहीं थी, उस दौर को प्रतिभा की सदी भी कहते हैं, है ना? सही कहा, एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक क्रांति भी हो रही थी। और हॉब्स जब यूरोप की यात्रा पर गए तो उनकी मुलाकात गैलीलियो, डेस्कार्टेस, केपलर जैसे महान वैज्ञानिक दिमागों से हुई। अच्छा। और वो खास तौर पर ज्यामिति ज्योमेट्री और यांत्रिकी मैकेनिक्स के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें ये विश्वास हो गया कि जिस तरह प्रकृति में गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन होते हैं, ठीक उसी तरह मानव व्यवहार और राजनीतिक ढांचों को भी गति के नियमों से समझा जा सकता है। ये तो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। समाज कोई रहस्यमयी या दैवी चीज नहीं, बल्कि एक मशीन है। यही उनका सबसे क्रांतिकारी विचार था, एक पूरी तरह से भौतिकवादी और यांत्रिक दृष्टिकोण। उन्होंने कहा कि अगर समाज एक मशीन है तो उसके पुर्जों यानी कि इंसानों के व्यवहार को समझकर पूरी मशीन को समझा जा सकता है, और शायद ठीक भी किया जा सकता है। बिल्कुल, यहीं से तो आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक तरह से शुरुआत होती है। उन्होंने अरस्तू के जो पारंपरिक विचार थे उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। वो विचार उन्हें ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई के दौरान बड़े नीरस लगते थे। तो अरस्तू की वो बात कि इंसान स्वभाव से एक पॉलिटिकल एनिमल है और राज्य समाज से ही प्राकृतिक रूप से पैदा होता है, हॉब्स के लिए ये सब पुरानी बातें थी। हाँ, उन्होंने इस विचार को पूरी तरह से पलट दिया। उनके लिए राज्य प्राकृतिक नहीं है, बल्कि एक कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल चीज है जिसे इंसानों ने बनाया है, अपनी जरूरत के लिए बनाया है, अराजकता से बचने के लिए बनाया गया एक आविष्कार। ठीक है, तो माहौल तो उथल-पुथल वाला था और विज्ञान का गहरा असर था, लेकिन इन सब के बीच हॉब्स ने इस इंसानी मशीन को देखा कैसे? हमारा बुनियादी स्वभाव क्या है? यही उनके दर्शन का केंद्र बिंदु है, और उनका जवाब बहुत सीधा और कुछ लोगों के लिए परेशान करने वाला है। उनका मानना था कि इंसान स्वभाव से पूरी तरह स्वार्थी, आत्मकेंद्रित और अलग-थलग प्राणी है। स्वार्थी? हाँ, हर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने हितों से प्रेरित होता है। वो सुख की तलाश करता है और दर्द से बचना चाहता है, बस। इसको थोड़ा और समझते हैं। हमारी सारी भावनाएं जैसे प्यार, नफरत, महत्वाकांक्षा, ये सब बस सुख पाने और दर्द से बचने के तरीके हैं। बिल्कुल। हॉब्स ने इसे समझाने के लिए दो तरह की स्वैच्छिक गतियों की बात की, वॉलंटरी मोशंस। पहली है अभिलाषा, जिसे अंग्रेजी में एपेटाइट कहते हैं, और दूसरी है घृणा यानी अवर्जन। अभिलाषा किसी चीज की तरफ खिंचना। हाँ, और घृणा किसी चीज से दूर हटना। हॉब्स के अनुसार हम इंसान इन्हीं अनगिनत अभिलाषाओं
और घृणाओं का एक चलता फिरता बंडल है। और यहीं से उनका एक और मतलब बहुत विवादास्पद विचार सामने आता है। वो क्या है? नैतिक सापेक्षवाद, मॉरल रिलेटिविज्म। नैतिक सापेक्षवाद, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा और बुरा ये कोई सार्वभौमिक चीजें नहीं है। हॉब्स के लिए जो चीज आपकी अभिलाषा को पूरा करे वो आपके लिए अच्छी है, और जिस चीज से आपको घृणा हो वो आपके लिए बुरी है। कहानी खत्म। कोई ऊपर से लिखा हुआ नैतिक कानून नहीं है। एक मिनट, ये तो बहुत खतरनाक बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हॉब्स की दुनिया में न्याय और अन्याय जैसी कोई चीज है ही नहीं। अगर किसी को दूसरे को नुकसान पहुंचाने में सुख मिलता है तो क्या हॉब्स के अनुसार वो उसके लिए अच्छा है? देखिए, उनके तर्क के अनुसार एक ऐसी स्थिति में जहां कोई कानून या समाज ना हो तो जवाब हाँ है। अच्छा। अगर कोई नियम नहीं है तो सही और गलत का फैसला करेगा कौन? हर व्यक्ति का अपना अच्छा और अपना बुरा होता है। और इसी सुख की खोज को उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने इसे फेलिसिटी कहा। मतलब एक व्यक्ति लगातार उन चीजों के पीछे भागता है जिन्हें वो अपने लिए फायदेमंद मानता है। ये जीवन भर चलने वाली सुख की एक अंतिम खोज है। लेकिन इंसानों के पास तर्क मतलब रीजन भी होता है। क्या वो हमें सही गलत का रास्ता नहीं दिखाता? हॉब्स मानते हैं कि हमारे पास तर्क है, लेकिन वो तर्क भी हमारे स्वार्थ का गुलाम है। गुलाम है। हाँ, हमारा तर्क हमें सिर्फ ये बताता है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने का सबसे अच्छा, सबसे कारगर तरीका क्या है। वो हमें ये नहीं बताता कि हमारी इच्छाएं सही हैं या गलत। तो क्योंकि हर किसी का तर्क उसके अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, तो जब दो लोगों के हित टकराएंगे तो उनके तर्क भी टकराएंगे। और फिर कौन तय करेगा कि किसका तर्क सही है? यही वो महत्वपूर्ण मोड़ है। इसी बिंदु पर एक बाहरी मध्यस्थ, एक जज की आवश्यकता पैदा होती है, और यही विचार बाद में उनके संप्रभु यानी सॉवरेन के सिद्धांत का आधार बनता है। समझ गया। तो अगर हर कोई अपने अपने अच्छे के पीछे भाग रहा है और कोई आखिरी फैसला सुनाने वाला भी नहीं है, तो टकराव तो होना ही है। यहीं से उनकी वो प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर वाली बात आती है ना? बिल्कुल। स्टेट ऑफ नेचर हॉब्स का एक, आप कह सकती हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट है। ये कोई असली ऐतिहासिक समय नहीं है, बल्कि काल्पनिक स्थिति है। ये दिखाने के लिए कि अगर कोई सरकार, कोई कानून, कोई राजनीतिक अधिकार न हो तो क्या होगा। और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, ये स्थिति बेहद भयानक है। हाँ, ये हर किसी के खिलाफ युद्ध की स्थिति है। वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। और इसी स्थिति में जीवन एकाकी, दीन, घिनौना, पाशविक और छोटा हो जाता है। क्योंकि जब हर कोई हर किसी का दुश्मन है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप कुछ बना नहीं सकते, कुछ उगा नहीं सकते, क्योंकि कोई भी आकर उसे आपसे छीन सकता है। कोई कला नहीं, कोई साहित्य नहीं, कोई समाज नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंसक मौत का लगातार डर। इस लगातार युद्ध का कारण क्या है? इसकी जड़ में क्या है? हॉब्स के अनुसार इसका सबसे गहरा, सबसे मूल कारण है शक्ति, यानी पावर के लिए इंसान की कभी न खत्म होने वाली भूख। उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि इंसानों में शक्ति के बाद और शक्ति पाने की एक लगातार और बेचैन इच्छा होती है, जो केवल मौत के साथ ही खत्म होती है। एक अंधीन दौड़। लेकिन हॉब्स के लिए शक्ति का मतलब सिर्फ शारीरिक बल तो नहीं होगा। नहीं, उनके लिए शक्ति का मतलब बहुत व्यापक है। शक्ति का मतलब है भविष्य में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जरूरी सभी साधन। जैसे कि इसमें धन, प्रतिष्ठा, दोस्त और यहाँ तक कि अच्छा भाग्य भी शामिल है। और क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए और ज्यादा शक्ति पाने की दौड़ भी कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल। और हॉब्स इस शक्ति के संघर्ष के 3 मुख्य कारण बताते हैं। 3 मुख्य कारण? हाँ, जो इस पूरी तस्वीर को और भी साफ कर देते हैं। पहला है प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। लोग लाभ के लिए लड़ते हैं। हाँ, जब 2 लोगों को एक ही चीज चाहिए होती है जो दोनों के पास नहीं हो सकती, तो वे दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, ये तो समझ आता है। सीमित संसाधनों के लिए लड़ना। लेकिन दूसरा कारण उस ज्यादा खतरनाक लगता है। आत्मविश्वास या भय, डिफिडेंस। और ये सबसे विनाशकारी है। प्राकृतिक अवस्था में आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। तो हर कोई एक संभावित खतरा है, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। उन्हें डर होता है कि कोई और उन पर हमला कर सकता है। तो सबसे अच्छा बचाव यही है कि आप पहले हमला कर दें, एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। सही पकड़ा। सोचिए, 2 देशों के बीच हथियारों की होड़ भी तो इसी लॉजिक पर चलती है। हर कोई कहता है
कि हम तो बस अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बना रहे हैं। और तीसरा कारण जो मुझे हमेशा सबसे अजीब लगता है वो है यश या कीर्ति, ग्लोरी। मतलब लोग सिर्फ अपनी इज्जत या प्रतिष्ठा के लिए लड़ते हैं। हॉब्स के लिए ये बहुत जरूरी है। लोग चाहते हैं कि दूसरे उनकी उतनी ही इज्जत करें जितनी वे खुद अपनी करते हैं। एक छोटी सी मुस्कान, एक अलग राय या कोई भी अपमान का संकेत हिंसा का कारण बन सकता है। आज के जमाने में से सोशल मीडिया पर रेपुटेशन के लिए लड़ना कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक अपमानजनक कमेंट पर लोग किस हद तक चले जाते हैं, ये हॉब्स के लिए कोई हैरानी की बात नहीं होती। प्रतिष्ठा भी शक्ति का ही एक रूप है। तो जो आपने शुरू में गैलीलियो और ज्यामिति के प्रभाव की बात की थी, वो अब यहाँ साफ दिख रहा है। ये पूरा सिस्टम एक दुष्चक्र की तरह है, जहाँ कुछ इनपुट, प्रतिस्पर्धा, भय और यश एक निश्चित आउटपुट यानी निरंतर युद्ध की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल, एक मशीन की तरह काम कर रहा है। और इसमें एक गहरा विरोधाभास भी है। वो क्या? जो लोग थोड़े शक्तिशाली हो भी जाते हैं, वे भी आराम से नहीं बैठ सकते। उन्हें अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए उन्हें लगातार और ज्यादा शक्ति हासिल करने की कोशिश करनी पड़ती है। अगर वे रुक गए तो कोई और उनसे आगे निकल जाएगा और उनकी शक्ति छीन लेगा। तो ये दौड़ कभी भी संतुष्टि तक नहीं पहुंच सकती। कभी नहीं। तो अब तक हमने जो समझा है वो ये है कि हॉब्स के अनुसार इंसान का स्वभाव एक मशीन की तरह स्वार्थी है, और ये स्वभाव उसे एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था में ढकेल देता है जो सभी के खिलाफ सभी के युद्ध की स्थिति है। यह एक निरंतर भय, असुरक्षा और शक्ति के लिए एक अंतहीन संघर्ष की स्थिति है। ये एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। हाँ, है तो। और यहीं पर एक मौलिक प्रश्न उठता है। यदि मनुष्य पूरी तरह से अपनी इच्छाओं और अपने स्वार्थ से ही चलता है, और यदि ये प्राकृतिक अवस्था इतनी भयावह है और विनाशकारी है, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? हाँ, क्या मनुष्य के भीतर ही कोई ऐसा तत्व है, शायद उसका तर्क या शायद उसका मौत का डर, जो उसे इस विनाशकारी चक्र से बाहर निकाल सकता है? अच्छा। यहीं से हॉब्स के प्राकृतिक कानून और सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतों की शुरुआत होती है। चलिए उनके दर्शन के उस हिस्से में उतरते हैं जो आज भी सबसे ज्यादा चर्चा और बहस पैदा करता है। मानव स्वभाव। बिल्कुल। यानी सरकार या किसी भी तरह के अधिकार के बिना इंसान का जीवन कैसा होगा। बिल्कुल, हॉब्स का पूरा राजनीतिक दर्शन इसी बुनियाद पर टिका है। वो इस सवाल से शुरू करते हैं, इंसान असल में है क्या? और अगर हम सारे नियम, कानून और समाज को हटा दें तो वो एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेगा? हाँ, और उनका जवाब काफी निराशाजनक है, लेकिन तर्क से भरा हुआ। तो हॉब्स के अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी और अहंकारी है। हाँ, वो हर काम अपने हित के लिए, अपने सुख की तलाश और दर्द से बचने के लिए करता है। इसी को उन्होंने नैतिक सापेक्षवाद या मॉरल रिलेटिविज्म कहा। मतलब जो चीज किसी व्यक्ति को खुश करती है वही उसके लिए अच्छी है, कोई यूनिवर्सल सही गलत नहीं। बिल्कुल यही। हॉब्स के मुताबिक अच्छा और बुरा सिर्फ लेबल हैं जो हम अपनी पसंद और नापसंद की चीजों पर लगा देते हैं। और इसी तरह इंसान हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। हाँ, और इस निरंतर इच्छाओं की पूर्ति को उन्होंने फेलिसिटी कहा। ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल, जो कभी खत्म नहीं होती। हॉब्स ने इसे और समझाने के लिए मनुष्य की दो तरह की गतियों का जिक्र किया। अच्छा। पहली है एपेटाइट, यानी किसी चीज की ओर बढ़ना, उसे पाने की इच्छा। और दूसरी है अवर्जन। हाँ, किसी चीज से दूर हटना, उससे बचने की इच्छा। उनके मुताबिक हम सब इन्हीं इच्छाओं और अनिच्छाओं का एक चलता फिरता बंडल है। इसका मतलब हमारे सारे काम बस इन्हीं दो गतियों से तय होते हैं। लेकिन इंसान के पास तर्क या विवेक भी तो होता है ना? हॉब्स ये मानते थे कि इंसान के पास तर्क होता है, लेकिन वो इस पर जोर देते थे कि किसी का भी तर्क अंतिम या पूर्ण नहीं होता। अच्छा। जब हर व्यक्ति अपने तर्क को ही सही मानेगा तो टकराव तो होना ही है। यहीं से क्या कहते हैं, एक बाहरी निर्णायक या जज की जरूरत पैदा होती है। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में तो ऐसा कोई होता नहीं है। होता ही नहीं है। तो इसी मानव स्वभाव से जन्म लेती है उनकी प्राकृतिक अवस्था, यानी स्टेट ऑफ नेचर की अवधारणा। जी। एक ऐसी स्थिति जहां कोई सरकार नहीं, कोई कानून नहीं, कोई राजनीतिक अधिकार नहीं। और हॉब्स के शब्दों में ये स्थिति भयावह है। भयावह क्योंकि यहाँ जीवन लगातार संघर्ष, असुरक्षा और एक तरह से युद्ध की स्थिति में रहता है। कोई कानून नहीं है जो किसी को रोक सके। हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति का दुश्मन है। और यहीं पर हॉब्स का वो प्रसिद्ध उद्धरण आता है। हाँ, कि इस अवस्था में जीवन एकाकी,
दीन, घिनौना, पाशविक और छोटा होता है। सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। ये एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर है, लेकिन ये युद्ध की स्थिति बनती क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि लोग स्वार्थी हैं? स्वार्थ एक हिस्सा है, लेकिन हॉब्स इसके 3 मुख्य कारण बताते हैं जो सीधे मानव स्वभाव से जुड़े हैं। ओके, क्या है वो 3 कारण? पहला कारण है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। लोग लाभ के लिए लड़ते हैं, संसाधन सीमित हैं और हर कोई उन्हें पाना चाहता है। ठीक है, ये तो समझ में आता है। दूसरा है आत्मरक्षा का भय, डिफिडेंस। मतलब लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ता है। उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कोई दूसरा उन पे हमला कर सकता है। तो वो खुद को बचाने के लिए पहले हमला करना बेहतर समझते हैं? बिल्कुल। और तीसरा कारण है यश या कीर्ति, ग्लोरी। अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ना। हाँ, वो चाहते हैं कि दूसरे उनकी इज्जत करें और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये सिर्फ चीजों के लिए लड़ाई नहीं है, बल्कि सुरक्षा और सम्मान के लिए भी है। और इन सब के केंद्र में शक्ति या पावर की अवधारणा है। बिल्कुल। हॉब्स के लिए शक्ति ही मानव स्वभाव का केंद्र है। उनका मानना था कि हमारी सारी इच्छाएं और कार्य शक्ति हासिल करने की कोशिश से ही जुड़े हैं। क्योंकि बिना शक्ति के व्यक्ति अपनी मनचाही चीजें ना तो हासिल कर सकता है और ना ही उनकी रक्षा कर सकता है। और यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने कहा था कि एक बार शक्ति हासिल करने के बाद उसे लगातार बढ़ाना पड़ता है, वरना वो खत्म हो जाएगी। यही शक्ति का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हॉब्स ने इसे शक्ति के बाद शक्ति की एक सतत और बेचैन इच्छा के रूप में बताया है, जो केवल मृत्यु में समाप्त होती है। Perpetual and restless desire of power after power, which ceaseth only in death. जी, व्यक्ति शक्ति जमा करने के एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। और यही अंतहीन संघर्ष सबका सबके विरुद्ध युद्ध की स्थिति को जन्म देता है। हाँ, जहां आत्मसंरक्षण ही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। तो इस अराजकता की स्थिति में क्या किसी के पास कोई अधिकार भी होते हैं? हॉब्स यहाँ प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट की अवधारणा पेश करते हैं, लेकिन ये पारंपरिक अधिकारों से बहुत अलग है। कैसे? उनके लिए प्राकृतिक अधिकार का मतलब है हर व्यक्ति की अपनी जान बचाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने की स्वतंत्रता। मतलब अपनी जान बचाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जो उसे जरूरी लगे। 1 मिनट, यानी अगर मुझे लगता है कि आपको मारने से मेरी जान बच सकती है, तो प्राकृतिक अवस्था में मुझे ऐसा करने का अधिकार है? हॉब्स के तर्क के अनुसार हाँ, इस अवस्था में हर किसी को हर चीज पर अधिकार है, यहां तक कि एक दूसरे के जीवन पर भी। लेकिन फिर नैतिकता या न्याय जैसी कोई चीज? वो होती ही नहीं है, क्योंकि कोई साझा कानून या अधिकार नहीं है। सही और गलत का फैसला सिर्फ व्यक्तिगत लाभ और आत्मसंरक्षण से होता है। ये विचार तो अरस्तु जैसे दार्शनिकों से बिल्कुल ही अलग था। बिल्कुल। अरस्तु मानते थे कि राज्य और नैतिकता मनुष्य के लिए स्वाभाविक हैं, पर हॉब्स के लिए ये सब कृत्रिम रचनाएं हैं जिन्हें बनाना पड़ता है। तो हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर है जहां तर्कसंगत लेकिन स्वार्थी मनुष्य सुरक्षा और शक्ति की अंतहीन खोज में एक दूसरे से लगातार लड़ रहे हैं। जीवन असुरक्षित है और हर पल मौत का खतरा है। ये एक ऐसी समस्या है जिसका उस दुनिया के अंदर तो कोई स्पष्ट समाधान नहीं दिखता। और यहीं पर यह सवाल उठता है, क्या इस भयावह स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? अगर हर कोई केवल अपने बारे में सोच रहा है, तो वो शांति के लिए एक साथ कैसे आ सकते हैं? और हॉब्स का मानना था कि रास्ता है। हाँ, और वो रास्ता मनुष्य के तर्क में ही छुपा है, जिसे वो प्राकृतिक कानून, लॉज ऑफ नेचर कहते हैं। तो प्राकृतिक अधिकार हमें संघर्ष में डालते हैं और प्राकृतिक कानून हमें उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। सही। प्राकृतिक अवस्था की भयानक मारकाट से बचने के लिए हमारा तर्क हमें कुछ नियमों की तरफ ले जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये नियम तो बस कागज पर लिखे शब्द हैं। जब तक उन्हें लागू करने वाली कोई तलवार ना हो, इनकी कोई कीमत नहीं। सही बात है। तो यहाँ हम उस सबसे बड़े और शायद सबसे खतरनाक कदम पर पहुंचते हैं, एक बॉस के निर्माण, एक ऐसी शक्ति जिसे सॉवरन या संप्रभु कहा गया है। सवाल यह है कि ये सौदा होता कैसे है और सुरक्षा की कीमत पर हम क्या-क्या दांव पर लगा देते हैं। बिल्कुल, और यही वो बिंदु है जहां सब कुछ बदल जाता है। ये कोई 2 लोगों के बीच का मामूली समझौता नहीं है। ये एक सामूहिक सौदा है जहां हजारों लाखों लोग एक साथ आते हैं और एक ही झटके में, एक ही पल में अराजकता से निकलकर एक समाज और एक सरकार दोनों बना लेते हैं। इसे थोड़ा और खोलते हैं। मतलब जब लोग ये सौदा कर रहे होते हैं तो वो असल में दे क्या रहे हैं और उन्हें बदले में क्या मिल रहा है? ये लेन देन है क्या? देखिए, यहाँ जो सबसे बुनियादी चीज दी जा रही है वो है आपका खुद पर शासन करने का अधिकार। खुद पर शासन करने का अधिकार।
हाँ, यानी अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी। हर इंसान अपने इस अधिकार को उठाकर एक व्यक्ति या एक सभा के हाथ में सौंप देता है। ये सिर्फ वादा नहीं है, ये अपनी शक्ति का एक वास्तविक ट्रांसफर है। लेकिन कोई भी इंसान अपने सारे अधिकार और अपनी आजादी ऐसे ही क्यों छोड़ देगा? ये तो पागलपन लगता है। मुझे अपना सब कुछ किसी और को सौंपने के लिए क्या प्रेरित करेगा? यही तो इस सौदे की सबसे दिलचस्प शर्त है। आप अकेले ऐसा नहीं कर रहे। आप अपना अधिकार इस शर्त पर छोड़ते हैं कि बाकी सब भी ठीक उसी समय उसी तरह अपना अधिकार छोड़ देंगे। अच्छा। वो मशहूर कथन कुछ ऐसा ही है, मैं अपने ऊपर राज करने का अधिकार इस व्यक्ति को इस शर्त पर देता हूं कि तुम भी अपना अधिकार इसे सौंप दो। ये एक तरह का सब साथ में कूदेंगे वाला सौदा है। मैं अपनी बंदूक तभी नीचे रखूंगा जब मुझे यकीन हो कि बाकी सब भी अपनी बंदूकें नीचे रख रहे हैं। वाह, एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। मतलब हम सब मिलके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और जिस बॉस को हम बना रहे हैं वो खुद उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं है। हाँ, ये तो एक तरह का लीगल लूप होल लगता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हमारे प्रति जवाबदेह ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस पूरी थ्योरी का सबसे क्रांतिकारी और सबसे विवादास्पद बिंदु है। संप्रभु उस समझौते से बंधा हुआ नहीं है, वो तो उस समझौते का नतीजा है, उसका लाभार्थी है। अच्छा। हम सब प्रजा एक दूसरे से वादा करते हैं, लेकिन संप्रभु किसी से कोई वादा नहीं करता। उसे बस हम सबसे शक्ति मिलती है, बिना किसी शर्त के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक परमानेंट डील है। एक बार अधिकार दे दिया तो वापस नहीं ले सकते। मतलब नो रिफंड पॉलिसी। लगभग एक अधिकार को छोड़कर जिसकी बात हम करेंगे, लेकिन हाँ, बाकी सब अधिकारों का समर्पण स्थायी है। और ऐसा क्यों? इसकी वजह भी बहुत सीधी है। अगर लोगों को अपने अधिकार वापस लेने की इजाजत दे दी गई तो फिर से वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा और पूरा समाज ढह जाएगा। बिल्कुल, पूरा समाज ढहकर वापस उसी जंगली अवस्था में पहुंच जाएगा जिससे बचने के लिए ये सब किया गया था। इसीलिए विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं है। एक बार संप्रभु बन गया तो प्रजा का ये असीमित राजनीतिक दायित्व है कि वो उसकी आज्ञा माने। तो फिर ये जो राज्य या सरकार बन रही हैं, ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है जैसा पुराने लोग मानते थे। ये तो एक मशीन की तरह है जिसे इंसानों ने अपनी जरूरत के लिए बनाया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इस नजरिए से राज्य कोई ईश्वरीय या प्राकृतिक संस्था नहीं है। ये पूरी तरह से कृत्रिम रचना है, एक मशीन है जिसे अराजकता के डर से बनाया गया है। और इस मशीन को चलाने के लिए सजा का डर सबसे जरूरी ईंधन है। जैसा कि कहा गया है, बिना तलवार के वादे सिर्फ खोखले शब्द होते हैं। मतलब अगर नियमों को लागू करवाने वाली कोई ताकत यानी सजा का डर ना हो तो कोई भी उन नियमों को नहीं मानेगा। लोग वापस अपने स्वार्थ पर उतर आएंगे। ठीक है, तो ये नश्वर ईश्वर यानी मॉर्टल गॉड जैसी महाशक्तिशाली सत्ता बन गई। अब इसकी शक्तियों का असली रूप क्या है? हम कितनी शक्ति की बात कर रहे हैं? क्या इस पर कोई लगाम है भी या नहीं? संक्षेप में कहें तो ये शक्ति लगभग असीमित है। इसकी कुछ खास बातें हैं। पहली, ये पूर्ण है, एब्सोल्यूट है, मतलब इस पर कोई कानूनी सीमा नहीं है। दूसरी, ये अविभाज्य है। अविभाज्य, इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझें, आज की सरकारों की तरह नहीं, जहां न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां बटी हुई हैं। इस सिद्धांत के हिसाब से ये सारी ताकतें एक ही जगह, एक ही व्यक्ति या सभा के पास होनी चाहिए। क्यों? शक्तियों को बांटने में क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि अगर शक्तियों को बांट दिया तो वो आपस में लड़ने लगेंगी और फिर से देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। अच्छा, और इसकी बाकी खासियतें क्या हैं? ये अदेय है, मतलब संप्रभु अपनी शक्ति किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता और ये स्थायी है, यानी ये तब तक कायम रहती है जब तक वो लोगों की रक्षा करने में सक्षम है। ये किसी एक राजा के जीवन से नहीं बंधी है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि संप्रभु यानी जो शासक है वो खुद कानून से भी ऊपर है। बिल्कुल, वो कानून से बंधा नहीं है, बल्कि वो तो कानून का स्रोत है। कानून वही है जो वो कहता है। और प्राकृतिक कानून? यहाँ तक कि प्राकृतिक कानून या पुराने रीति रिवाज क्या हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाएगा, इसका फैसला करने वाला भी अकेला वही है। ये बात हजम नहीं हो रही। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि संप्रभु के काम कभी अन्यायपूर्ण नहीं हो सकते। मतलब अगर सॉवरेन किसी बेगुनाह को सजा दे तो वो अन्याय नहीं है। ये कैसा तर्क है? ये तो तानाशाही को सही ठहराने जैसा लगता है। ये तर्क थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इसकी अपनी एक लॉजिक है। तर्क ये है कि अन्याय का मतलब होता है किसी समझौते या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। ठीक है।
क्योंकि संप्रभु ने तो किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था, तो वो उसे तोड़ कैसे सकता है। और दूसरी बात, जब प्रजा ने ये समझौता किया तो उन्होंने ये भी मान लिया कि संप्रभु के सभी काम उनके खुद के काम माने जाएंगे। तो अगर आप संप्रभु के किसी काम का विरोध करते हैं तो आप एक तरह से अपने ही काम का विरोध कर रहे हैं। मतलब आप खुद के साथ अन्याय नहीं कर सकते। हाँ, ये एक बहुत ही कठोर तर्क है, लेकिन उस सिस्टम के अंदर ये फिट बैठता है। तो फिर उसकी खास शक्तियां कौन कौन सी हुई, अगर हम लिस्ट करें तो? उसके पास वो सारी शक्तियां हैं जो एक राज्य को चलाने के लिए जरूरी है। किससे युद्ध करना है और किससे शांति, ये तय करना, जनता पर टैक्स लगाना, और सबसे बड़ी बात, देश की सबसे ऊंची प्रशासनिक, कानूनी और न्यायिक शक्ति उसी के हाथ में होना। और सही और गलत का पैमाना भी वही तय करता है। कानून की परिभाषा ही है संप्रभु का आदेश। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इंसान एक पिंजरे में कैद हो गया है। सुरक्षा के लिए बनाया गया एक मजबूत पिंजरा, लेकिन है तो पिंजरा ही। एक ऐसा मॉर्टल गॉड बना दिया गया है जो कानून से भी ऊपर है और कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो फिर एक आम इंसान के लिए बचा क्या? क्या उसके पास कोई अधिकार, कोई आज़ादी बची भी है या नहीं? हाँ, और यहाँ आज़ादी का मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो हम आज समझते हैं, जैसे बोलने की आज़ादी या विरोध करने की आज़ादी। यहाँ आज़ादी की परिभाषा बहुत ही व्यवहारिक है। आज़ादी का मतलब है कानून की चुप्पी। कानून की चुप्पी? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिन चीज़ों के बारे में राजा या सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है, उन चीज़ों को करने के लिए आप आज़ाद हैं। जैसे आपको क्या खाना है, किससे व्यापार करना है, अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है। अगर इन चीज़ों पर कोई कानून नहीं है तो आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। लेकिन जिस पल सरकार ने इन पे कोई कानून बना दिया, आपकी वो आज़ादी खत्म। तो ये कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसे आप सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जैसा हमने पहले बात की थी, एक अधिकार ऐसा है जिसे कोई नहीं छोड़ता, जो परमानेंट है। हाँ, और वो है अपनी जान बचाने का अधिकार, आत्मसंरक्षण। ये वो बुनियाद है जिस पे ये पूरा ढांचा खड़ा है। लोगों ने समाज बनाया ही इसलिए था ताकि उनकी जान बच सके। इसलिए संप्रभु भी किसी व्यक्ति को उसकी जान लेने पे मजबूर नहीं कर सकता। तो इस एक अधिकार के असली दुनिया में क्या नतीजे निकलते हैं? क्या ये किसी तरह के विरोध का अधिकार देता है? ये एक बहुत ही सीमित, बहुत ही पर्सनल विरोध का अधिकार देता है। कैसा? मान लीजिए संप्रभु आपको हुक्म लेता है कि जाकर आत्महत्या कर लो या खुद को नुकसान पहुंचाओ, तो उस एक हुक्म को मानने से आप इनकार कर सकते हैं, क्योंकि वो हुक्म उसी मकसद के खिलाफ है जिसके लिए आपने संप्रभु को शक्ति दी थी। यहाँ एक और बड़ी बात है, आपका आज्ञा मानने का दायित्व तभी तक है जब तक संप्रभु आपकी रक्षा करने में काबिल है। अच्छा। सुरक्षा और आज्ञाकारिता, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत ही अहम बात है। मतलब अगर संप्रभु हमारी रक्षा करने में नाकाम हो जाए तो हमारा सौदा खत्म। मान लीजिए देश में कोई विद्रोह सफल हो जाता है और एक नया शासक आकर सुरक्षा देने लगता है, तो क्या वो नया शासक कानूनी हो जाएगा? इस तर्क के हिसाब से हाँ, यही इसका तार्किक नतीजा है। यहाँ वैधता या लेजिटिमेसी किसी भगवान के आशीर्वाद या नैतिकता से नहीं आती, वो आती है प्रभावशीलता से, इफेक्टिवनेस से। मतलब जो बचाएगा वही राजा है? बिल्कुल। जो कोई भी अराजकता को रोक सकता है और लोगों की जान की हिफाजत कर सकता है, वही असली और वैध शासक है। अगर पुराना राजा ये करने में नाकाम है और कोई नया राजा ये करने में कामयाब है, तो लोगों की वफादारी अपने आप नए राजा की तरफ चली जाएगी। उस दौर में धर्म और चर्च एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करते थे। तो इस इतने शक्तिशाली संप्रभु के सिस्टम में चर्च कहाँ फिट होता है? क्या चर्च एक और पावर सेंटर नहीं बन सकता? इस दर्शन में चर्च को एक प्रतिस्पर्धी शक्ति बनने से रोकने का पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ निजी विश्वास और सार्वजनिक व्यवहार के बीच एक साफ लकीर खींच दी गई है। अच्छा, कैसे? ये माना गया है कि किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है, कोई किस भगवान में विश्वास करता है, इस पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। वो आपका निजी मामला है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर पूजा पाठ या धर्म का प्रचार करने के बारे में क्या? उस पर संप्रभु का पूरा नियंत्रण है। धर्म को सार्वजनिक रूप से कैसे माना जाएगा, पूजा करने के तरीके क्या होंगे, कौन से धार्मिक सिद्धांत जनता को सिखाए जाएंगे, ये सब सार्वजनिक मामले हैं और इसलिए संप्रभु के अधिकार में आते हैं। हाँ, और इसलिए ये पूरी तरह से राजनैतिक संप्रभु के अधिकार में आते हैं। तो फिर चर्च की हैसियत क्या रह गई? चर्च की हैसियत बस एक कॉरपोरेशन या एक संस्था जैसी है,
जैसे देश में व्यापारियों का कोई संघ होता है या कोई और समूह होता है, ठीक वैसे ही चर्च को कोई विशेष दैवीय अधिकार नहीं है। कोई भी धार्मिक सिद्धांत या पद तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक उसे संप्रभु की मंजूरी न मिल जाए। मतलब चर्च की शक्ति भी खत्म। इस एक कदम से चर्च की शक्ति को पूरी तरह से राज्य के अधीन कर दिया गया। तो अगर इन सभी तर्कों को एक साथ जोड़कर देखें तो इस पूरे राजनीतिक दर्शन का निचोड़ क्या है? ये हमें राज्य और इंसान के रिश्ते के बारे में आखिर क्या बताता है? इसका अंतिम निष्कर्ष ये है कि राज्य का पहला, आखिरी और एकमात्र जरूरी काम है शांति और व्यवस्था बनाए रखना, ताकि लोग एक दूसरे को मारना बंद कर दें। राज्य का काम आपको एक अच्छा या नैतिक इंसान बनाना नहीं है, जैसा कि कुछ पुराने विचारक मानते थे। उसका काम बस आपको जिंदा रखना है। तो ये डर की पैदाइश है। हाँ, ये पूरा दर्शन उस दौर के गृह युद्ध और राजनीतिक अराजकता के डर से पैदा हुआ था। तो ये एक तरह से प्राकृतिक अधिकारों की बात से शुरू तो होता है, लेकिन सफर के अंत में उन अधिकारों को लगभग खत्म ही कर देता है। बिल्कुल, कहानी शुरू होती है हर इंसान की अपनी जान बचाने के प्राकृतिक अधिकार से, लेकिन एक सुरक्षित समाज बनाने के लिए वो अपने बाकी सारे अधिकार उसे एक संप्रभु को सौंप देता है। और फिर उसे चुनौती भी नहीं दे सकता। लोगों को राज्य की सत्ता को चुनौती देने या उसे कमजोर करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि ऐसी कोई भी कोशिश समाज को वापस उसी बर्बरता की ओर धकेल देगी जिससे वो भागना चाहते थे। तो ये एक बहुत ही कड़ा सौदा है। हाँ, ये आजादी और सुरक्षा के बीच एक बहुत ही कठोर लेकिन तार्किक लेनदेन है। इस नजरिए में पूरी आजादी का मतलब है पूरी अराजकता। इसलिए पूरी सुरक्षा पाने के लिए आपको अपनी लगभग पूरी आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। और ये सवाल तो आज भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी किसी न किसी रूप में राजनीतिक बहसों के केंद्र में रहता है। एक समाज व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन कैसे